मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। ये उनके संस्कार हैं। लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। मठ, महंत, मठाधीश और माफिया की इर्द गिर्द परिक्रमा करती सियासत के बीच देश के सबसे बड़े सूबे के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच इस वाक युद्ध में बेहिसाब तल्खी है। नाम लिए बगैर बेहिसाब मारक क्षमता वाले शब्दों से प्रचंड प्रहार हैं और उसी अंदाज में, उसी तीव्रता के साथ पलटवार भी। जब भगवाधारी मुख्यमंत्री को लक्षित कर अखिलेश यादव भाषा के आश्रय साधु संतों की परिभाषा गढ़ते हुए शब्द बाणों की बौछार कर रहे हैं, तब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के गुनाहों का हिसाब करते हुए खुद को कर्मयोगी साबित करने में जुटे हैं। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इन सख्त फैसला लेने के लिए विख्यात भगवाधारी मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के बहाने समाजवादी पार्टी के नेताओं का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। अखिलेश यादव और उनके समर्थकों की मंशा की व्याख्या कर रहे हैं तो अखिलेश यादव योगी को कुछ यूं घेर रहे हैं। एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पे लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पे लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से दोनों नेताओं के बीच सीधा शाब्दिक टकराव हो रहा है। पिछले कुछ रोज से इसकी तीव्रता और ज्यादा बढ़ गई है, जब अखिलेश यादव मठाधीश और माफिया को समानांतर खड़ा कर भगवाधारी मुख्यमंत्री पर अटैक कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने हैं। ऐसी विध्वंसकारी सोच, विध्वंसकारी कार्यों को करने वाला व्यक्ति कोई मठ योगी नहीं हो सकता। वो हट योगी होगा या तो विनाशकारी योगी होगा, और मेरे ख्याल से उनका जन्म विनाश के लिए हुआ है। यहाँ माफियाओं का पैरेलल शासन चलता था, माफियाओं की गाड़ियां चलती थी, इसमें राइफल और बंदूकों के बैरल दिखाई पड़ते थे। अखिलेश सरकार में रोज दंगे होते थे। मुजफ्फरनगर दंगा हम लोगों ने देखा है, दंगा हो रहा तो सफाई में लोग नाच देख रहे थे। योगी के बहाने सियासी टकराव के बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव के आरोपों में सच्चाई है? क्या योगी आदित्यनाथ कर्मयोगी और हठ योगी हैं? योगी आदित्यनाथ की असली पहचान क्या है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए, योगी आदित्यनाथ अगर गोरक्षनाथ मठ के महंत हैं, तो ये भी उनके हठ योग का ही प्रमाण है। योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो यह भी उनके हठ योग का ही साक्ष्य है। योगी राज में अगर यूपी नई ऊंचाई को छू रहा है, तो ये भी उनके हठ योग का सबूत ही है। खुद को कर्मयोगी कहने वाले योगी आदित्यनाथ के हठ योग को समझने के लिए वक्त के पहिए को घुमाना होगा। पिछले 3.5 दशक पहले चलना होगा, जब योगी आदित्यनाथ नहीं
बल्कि वो अजय मोहन बिष्ट हुआ करते थे। अधिकांश लोग योगी जी को योगी जी के नाम से जानते हैं, लेकिन जो हमारे रजिस्टर में उपस्थित पंजिका में है, जो छात्र उपस्थित पंजिका होती है उसमें उनका पूरा नाम जो है अजय मोहन सिंह बिष्ट है। बहस में भाग लेने वाले और संघ की शाखा में जाने वाले अजय सिंह बिष्ट फुटबॉल के बेहतर खिलाड़ी थे। पहाड़ से आए थे, फुटबॉल में उनका शौक था, अच्छा फुटबॉल खेलते थे। हम लोगों ने फुटबॉल खेलने में उनकी मदद की होगी। और स्वतंत्रता सेनानियों के किस्से सुनकर बड़े हुए अजय सिंह बिष्ट शुरू से ही नेता बनना चाहते थे। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वो छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे। आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला, लिहाजा निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। कभी छात्र संघ का चुनाव हारने वाले अजय सिंह बिष्ट के ये राजनीतिक हठयोग का ही परिणाम है कि आज वो योगी बनकर उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर विराजमान है। कहते हैं कि अजय सिंह बिष्ट जब गढ़वाल के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो इस दौरान उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई थी। योगी पर लिखी एक किताब के मुताबिक 1992 में अजय सिंह बिष्ट के कमरे में चोरी हो गई थी, जिसमें एमएससी के दाखिले के लिए जरूरी कागजात भी चोरी हो गए थे। दाखिले के सिलसिले में मदद मांगने के लिए ही बिष्ट पहली बार महंत अवैधनाथ से मिले थे और फिर महंत अवैधनाथ के शब्द, उनके तर्क, उनकी बातें अजय सिंह बिष्ट के दिलो दिमाग में उतर गईं। 2 साल बाद साल 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने 22 साल की उम्र में गोरक्षनाथ पीठ की दीक्षा ले ली थी और फिर अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए थे। योगी की बहन शशि बताती हैं कि जब परिवार को योगी की दूसरी सच्चाई के बारे में पता चला तब फौरन उनके पिताजी गोरखपुर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक युवा भगवा धारण किए, सिर मुंडवाए फर्श की साफ सफाई कर रहा है। नजदीक पहुंचकर उन्होंने देखा तब वह योगी आदित्यनाथ थे और तुरंत ही पिताजी ने योगी को घर लौटने के निर्देश दिए और यह भी बताया कि उनकी मां उनके लिए कितना ज्यादा रो रही हैं, लेकिन फिर भी योगी का मन नहीं डोला। मां के आंसुओं से भी नहीं डिगने वाले योगी आदित्यनाथ लंबे अरसे तक परिवार वालों से नहीं मिले। यहां तक कि योगी के पिताजी की मौत हो गई थी तो वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे थे। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संजोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। सन्यासी बनने के बाद पहली बार साल 2022 में योगी मां से मिलने गए थे, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। तब मां बेटों के बीच की मुलाकात ऐतिहासिक बन गई थी। मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी मां से मिलने के लिए जरूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहां पे हुआ। हालांकि इसी साल जून में योगी आदित्यनाथ की जब मां बीमार हुई तो उनसे मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। 20 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात हुई। मां से मिलकर योगी लौट आए थे अपने कर्म पथ पर, जहां उन्होंने 1998 में चलना शुरू किया था, उस संकल्प की सिद्धि के लिए जो कॉलेज के दिनों में उन्होंने लिया था। बचपन से परोपकार की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ ने 1998 में अपने गुरु की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया था। गोरखपुर से लगातार सांसद बने, फिर मुख्यमंत्री भी बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने में पूरा जोर लगा दिया। संयोग देखिए कि गोरक्षनाथ पीठ के महंतों ने जिस राम मंदिर के लिए आंदोलन किया वो योगी आदित्यनाथ के ही मुख्यमंत्री रहते हुए बना। योगी आदित्यनाथ ने 9 साल में करीब 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया। यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की ओर आगे बढ़ाया। विकास
के कई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को शीर्ष पर योगी लेकर गए। उत्तर प्रदेश को लगभग माफिया मुक्त कर दिया। नोएडा आने के भ्रम को योगी ने एक नहीं बल्कि कई बार तोड़ा। सिर्फ एक सियासी भ्रम को ही नहीं तोड़ा योगी आदित्यनाथ ने, बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक ऐसी लकीर खींची जिसके बारे में अब तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं, होली यहां मना रहे हैं, ईद कहां मनाएंगे? मैंने कहा मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। नई लकीर खींचते हुए योगी आदित्यनाथ बेबाक, बेलौस और बेधड़क बोलते हैं और यही उनके सियासी शत्रुओं को चुभ रहा है। योगी आदित्यनाथ के काम करने के अंदाज पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। जिस योगी आदित्यनाथ को उनके विरोधी मर्यादा की लकीर में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी भगवाधारी मुख्यमंत्री के अपने मुरीद हैं। वो शब्दों में मठाधीश हैं। वो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, एक ऐसे मॉन्क है हुज आर्किटेक्चर भी उनका कमाल है। उनको चूंकि पर्सनली वो नहीं इतना जानते, मैं उनके सानिध्य में ज्यादा रहता हूं। उनके अंदर एक बहुत सुंदर आर्किटेक्ट भी है, उनके अंदर इकोनॉमिस्ट भी है, एजुकेटेड इंसान है, यंग ब्रेन है और बहुत अच्छे से दूरदृष्टा सोच। योगी आदित्यनाथ की तारीफ में उनके सांसद अगर कसीदे गढ़ रहे हैं तो इसके पीछे की कई वजहें हैं। देश का पहला इनलैंड वाटर वे बना है, रैपिड रेल संचालित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना, वाराणसी में फ्रेट विलेज बन रहा है, सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य भी यूपी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी अचीवर स्टेट है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वृक्षारोपण भी किए गए। जेम पोर्टल से यूपी टॉप बायर बना, ई प्रोक्यूरमेंट में यूपी टॉप पर है, उत्तर प्रदेश ई टेंडरिंग में सबसे आगे है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक नेचुरल फार्मिंग भी यूपी में है और सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के मामले में भी उत्तर प्रदेश आगे है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के माध्यम से प्रदेश में कुल 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें 11,80,000 करोड़ के प्रस्ताव केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हैं। ये निवेश के प्रस्ताव अगर आगे बढ़ते हैं तो इससे लगभग 1.25 लाख, इससे 1.25 करोड़ यानी 1,25,00,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी प्राप्त होती है। पिछले 7 वर्ष के अंदर लगभग 16 से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और लगभग 60 लाख से अधिक नौजवानों को इनके साथ रोजगार के साथ और नौकरी के साथ जोड़ने में हमें इसके माध्यम से मदद मिली है। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर चोट करने का जिक्र कर रहे हैं तो वो आंकड़ों में कुछ यूं परिलक्षित होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के मामले में 2016 में यूपी नंबर 1 था तो 2022 में यूपी 28वें नंबर पर आ गया। रेप के मामले में अखिलेश राज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था जो कि योगी राज में 24वें स्थान पर आ चुका है। डकैती के मामले में चौथे नंबर से 31वें नंबर पर और अपहरण के मामले में 2016 की तुलना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 से 30वें नंबर पर पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ अपराधियों के समूल नाश की प्रतिबद्धता दोहराते हैं तो अखिलेश यादव अपराध, अपराधी और माफिया का जिक्र कर उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब उनके किसी एक माफिया सागिर्द को
किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर।